चलिए आज हम लोग क्लास 8 का बहुवैकल्पिक प्रश्न MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैप्टर है किशोरावस्था की और एडल्ट टूवर्ड्स एडल्टेशन। किशोरावस्था के बारे में कुछ बात बता दे रहे हैं आपको, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए कि इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। किशोरावस्था क्या है? जीवन जो है, मानव का जीवन वो अलग अलग उम्र में, अलग अलग स्टेज में, अलग अलग अवस्थाओं में बांटा गया है। जीरो से लेकर जन्म हुआ तो जैसे ही जन्म हुआ 0 से लेकर 5 साल तक उसको हम लोग बोलते हैं शैशव अवस्था यानी कि शिशु अवस्था। 5 साल से पार करेंगे आगे 10 साल तक, 5 साल से लेकर 10 साल तक जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल्य अवस्था। और 10 साल के बाद 11 साल से 18-19 साल तक जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं किशोरा अवस्था, यानी कि 18 से 19 साल में जो होने वाले शरीर के अंदर परिवर्तन है, शरीर के अंदर क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, और होगा तो हमको कैसा महसूस होगा, वो सब के सब हम लोग किस में पढ़ते हैं? किशोरा अवस्था में पढ़ते हैं। इसके बाद होता है युवा अवस्था, और युवा अवस्था का बाद आता है प्रौढ़ अवस्था यानी कि वृद्धा अवस्था, और वृद्धा अवस्था के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो हम लोग उसी किशोरा अवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं किशोरावस्था के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे भाई। तो किशोरावस्था के अंदर पढ़ना क्या है हम लोग को? किशोरावस्था चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ करने वाले हैं। बता दिए जीवन की अवस्था है, किशोरावस्था क्या है? जीवन की एक अवस्था है, और उस अवस्था में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो शैशव अवस्था की उम्र कितनी होती है। आप बताइए, शिशु अवस्था भी तुरंत बोले शैशव अवस्था की उम्र कितनी होती है? 0 से 5 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 0 से 5 वर्ष हो जाएगी। भाई किसकी उम्र? शैशव अवस्था की उम्र कितनी हो जाती है? 0 से 5 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 से 5 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिशु अवस्था के बाद कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। करें कि किशोरावस्था की उम्र कितनी होगी भाई? बताइए किशोरावस्था की उम्र कहाँ से चालू हो रहा है? 11 से लेकर कहाँ तक? 19 वर्ष तक। तो किशोरावस्था की उम्र कितनी हो गई है? 11 से 19 वर्ष सीधा। इसके बाद यौवना आरंभ की उम्र होती है। यौवना आरंभ होगा कब से? यौवन का आरंभ होगा। देखिए किशोरावस्था में एक काम होता है, जब किशोरावस्था में जब कोई मानव जनन के लिए परिपक्व हो जाता है, यानी कि जब कोई लड़का या लड़की जनन के लिए मैच्योर्ड हो जाते हैं, जब जनन क्षमता मिल जाता है, जब जनन करने में सक्षम हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं यौवना प्राप्ति। और ये प्रक्रिया जब चालू होता है, जनन करने वाले जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, उनका जब विकास होता है तो उसको हम लोग प्रारंभ कहते हैं, यौवन आरंभ। तो यौवन आरंभ कब होता है? ये होता है आपको 10 से 12 वर्ष में। 10 से 12 वर्ष में यौवन आरंभ होता है, और प्राप्ति कब होता है? 18 से 20 वर्ष तक प्राप्ति हो जाएगा आपको। तो सही आंसर का यौवन आरंभ कब होगा? 10 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यौवन आरंभ के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता? अगर मान लीजिए यौवन आरंभ हो गया तो कौन परिवर्तन नहीं होगा? यौवन आरंभ में शारीरिक वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। लैंगिक गुणों का विकास होगा, बिल्कुल होगा। एडम्स एप्पल का दिखाएगा, एडम्स एप्पल दिखाई देने लगेगा। ये देखिए ये एडम्स एप्पल, इसी को हम लोग कंठमणि भी बोलते हैं, ये दिखाई देने लगता है। और ये जब ज़्यादा अनियंत्रित रूप से वृद्धि कर जाएगा तो आवाज़ फटने लगता है, भद्दा आवाज़ दिखाने लगता है। सही आंसर कौन हो जाएगा? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही कौन हो गया? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों का विवाह किस उम्र के पहले करवाना कानूनन अपराध है? अगर लड़कियों का शादी करवाना है तो कौन से उम्र से पहले अगर आप शादी करवाइएगा तो क्या हो जाएगा? वो कानूनन अपराध हो जाएगा। भाई किस उम्र से पहले? तो 18 वर्ष से पहले अगर लड़कियों का शादी आप करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? कानूनन अपराध हो जाएगा। वो करवाना नहीं है। कारण क्या है भाई? कारण क्या है? कारण क्या है कि कानूनन अपराध हो जा रहा है? 18 वर्ष से पहले अगर शादी करवा दें तो क्या दिक्कत हो जाता है? तो लड़की एवं उसके बच्चे को खतरा हो जाता है। जब लड़की जब माँ बनेगी तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। 18 वर्ष के बाद इसीलिए शादी करवाना चाहिए बस। अब इस शिशु के लिंग निर्धारण करने के लिए कोशिका की कौन सी संरचना जिम्मेदार है? अगर शिशु में के अंदर लिंग निर्धारण करना है तो कोशिका के कौन सी संरचना जिम्मेदार है? कोशिका के अंदर सबसे बाहर में होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर होता है कोशिका द्रव्य। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, क्लास 8 में कोशिका चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। और कोशिका द्रव्य के अंदर होता है केंद्रक, और इस केंद्रक के अंदर होता है गुणसूत्र, और यही गुणसूत्र शिशु के लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। शिशु के कायिक यानी कि जितने सारे संरचना है, आँख, कान, नाक, मुंह, जितना भी सारा संरचना है सब बनाने के लिए ये गुणसूत्र जिम्मेदार है। यहाँ तक कि बाल की किस प्रकार से सजावट रहेगी, बनावट रहेगी, सीक्वेंस रहेगा, वो सब जिम्मेदार है गुणसूत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है कोशिका के अंदर? गुणसूत्र। तो अगला हम लोग क्यों मनुष्य में कोशिका केंद्रक में कितने गुणसूत्र? गुणसूत्र तो जिम्मेदार है। कै गो गुणसूत्र मिलता है कोशिका केंद्रक में? तो 46 गो मिलता है। एक कोशिका के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र कितने? 46। लेकिन यहाँ पूछा है जोड़ा में, तो बताइए 46 में कै गो जोड़ा हो जाएगा?
46 में कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े भाई। 46 में कितने जोड़े हो जाएंगे? 23 जोड़े हो जाएंगे 46 में। और ये किसके लिए जिम्मेदार है? अब है कि कौन सा गुणसूत्र मानव शिशु को लिंग निर्धारण करता है? गुणसूत्र क्या है? 23 जोड़ा। अब 23 जोड़ा गुणसूत्र में कौन सा वो जोड़ा है जो क्या निर्धारित कर रहा है? मानव में शिशु का लिंग निर्धारण कर रहा है। तो 2 जोड़ा गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है, हम लोग जानते हैं। एक्स और एक्स ये पहला जोड़ा, और एक्स और वाई ये दूसरा जोड़ा, और एक तो माता से एक पिता से आया हुआ है। ये निर्धारित करता है किसको? लड़की को। एक्स एक्स रहेगा तो एक्स एक्स गुणसूत्र अगर रहेगा जोड़ा तो किसको निर्धारित कर देगा? कौन से शिशु का जन्म होगा? लड़की शिशु का। और जब एक्स और वाई गुणसूत्र रहेगा तो कौन सा शिशु का जन्म हो जाएगा? लड़का का। तो बताइए इसमें एक्स एक्स है? कहीं है ही नहीं, वाई वाई है। तो सही आंसर का हो जाएगा एक्स और वाई, क्योंकि मानव में बात कर रहे हैं, मानव शिशु का लिंग निर्धारण करवाना है। तो कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? एक्स और वाई। और लिंग को निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आपको से पूछ देगा तो मानव में लिंग निर्धारण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? माता, पिता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन हो जाएगा? पिता है। वही है कि लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव कितने अंतराल में होता है? ये ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक चक्र, रजोदर्शन, रजोविरिंत, रजोधर्म भी इसको बोलते हैं, ये कितने दिन में होता है? कितने दिन का होता है? तो महिलाओं में एक अंडाशय से अंडा का निर्माण, और उस निर्माण के बाद वो गर्भाशय में आकर योनि के माध्यम से बाहर निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव। और ये कितने दिन का होता है? एक अंडाशय से हुआ निर्माण तो लगभग 1 से 3 दिन तक ऋतुस्राव रहेगा। फिर लगभग कितना दिन तक? 28 से 30 दिन के बाद क्या होगा? फिर से ऋतुस्राव होगा, और 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव संभवतः हो सकता है। अंडा टूट टूट कर योनि के माध्यम से बाहर निकलता है, हाइफन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो उसी को हम लोग कितना दिन तक? 28 से 30 दिन तक। पहले इस अंडाशय से बनेगा अंडा, फिर उस अंडाशय से बनेगा। तो कितना दिन लगेगा बनने में? एक अंडाशय से दूसरे अंडाशय में ट्रांसफर होने में 28 से 30 दिन का टाइम लग जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ का वह समय है। स्त्रियों में जनन युग कब प्रारंभ होगा? कब स्त्री जनन करने में सक्षम हो जाएगी? कब ये माँ बनने के लिए सक्षम हो जाएगी? जब उसके अंदर क्या प्रारंभ हो जाए? जब ऋतुस्राव स्त्रियों के अंदर प्रारंभ हो जाए तो क्या हो सकती है? वो माँ बनने में सक्षम हो सकती है। जनन युग इसी को कहा जाता है। नॉर्मल चीज है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी शरीर के कार्य को करवाने के लिए जिम्मेदारी लेता है। यानी कि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो सजीव के शरीर के अंदर किसी कार्य को करवाने के लिए जिम्मेदारी लेता है। तो हार्मोन क्या है? रासायनिक पदार्थ है। शरीर में किसी कार्य को करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हार्मोन जिम्मेदार है। कौन काम करेगा? तो वृद्धि करवाना है। अब आपको बड़ा होना है, वृद्धि करवाना है, तो कौन हार्मोन चाहिए? और हार्मोन का नाम नहीं पूछा इसमें, कह रहा है वृद्धि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? कौन है जो वृद्धि हार्मोन को निकालता है? पीयूष ग्रंथि। कौन निकालता है भाई? पीयूष ग्रंथि है जो किसको निकालता है? वृद्धि हार्मोन को निकालता है, ताकि हम बड़ा हो जाएं। यानी कि छोटा बच्चा है तो उसके अंदर कौन ग्रंथि काम करेगा? पीयूष ग्रंथि। और क्या करेगा? वृद्धि हार्मोन निकालेगा। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन निकालेगा। ग्रोथ हार्मोन से उसका क्या होगा? वृद्धि होगा, लंबाई में वृद्धि होगा, उसके चौड़ाई में वृद्धि होगा, मोटाई में वृद्धि होगा, इस प्रकार से होगा। और पीयूष ग्रंथि को याद रखना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि भी है। अगर आपको अगला क्वेश्चन है वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? अब वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित करेगा? तुरंत बताया हार्मोन करेगा कुछ काम, और क्या काम करवाएगा? वृषण के द्वारा स्रावित होगा और शुक्राणुओं का निर्माण करवाता है। तो शुक्राणु को निर्माण करने के लिए हार्मोन स्रावित होगा। वृषण से कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो नर में याद रखना, नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? अंडाशय से अंडाणु का निर्माण करवाएगा, और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? वृषण से शुक्राणु का निर्माण करवाएगा। अगला ही हम लोग का होगा निम्न में से कौन मादा हार्मोन है? अभी तुरंत बताया मादा हार्मोन कौन है? एस्ट्रोजन। सीधे आंसर एस्ट्रोजन। क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण हैजा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, क्रिटिनिज्म होता है, या फिर बौनेपन होता है। याद रखना ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि रक्त के अंदर से शुगर की मात्रा को कम करना, यानी रक्त के अंदर से चीनी कम करना। सीधे समझिए, चीनी मतलब मीठा होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को कम करना। अब रक्त के अंदर से ग्लूकोज कम करना है, इंसुलिन कम हो गया है तो रक्त के अंदर क्या बढ़ जाएगा? ग्लूकोज बढ़ जाएगा, मीठापन बढ़ जाएगा, रक्त आपका मीठा हो जाएगा, खून आपका मीठा हो जाएगा। और खून जब मीठा हो जाएगा तो इसे एक बीमारी फैलता है और उसका नाम है मधुमेह, शुगर बीमारी इसी को कहते हैं, चिनिया बीमारी इसी को कहते हैं। तो चिनिया बीमारी किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से हो जाएगा भाई, सिंपल।
अगला है ग्वाइटर रोग किसके कमी के कारण होता है। ग्वाइटर रोग को घेघा रोग भी कहते हैं, यहाँ फूल जाता है ये वाला, थायराइड ग्रंथि के कारण ये होता है। थायराइड ग्रंथि जब आयोडीन की कमी हो जाता है तो आयोडीन की पूर्ति के लिए ये क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने की वजह से ये बड़ा होने के कारण क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूलने की वजह से एक बीमारी हो जाता है जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्वाइटर रोग। और ये ग्वाइटर रोग किसको कमी के कारण होता है, थायरोक्सिन कमी के कारण। ये थायरोक्सिन हार्मोन इसको नियंत्रित करता है, लेकिन कम हो जाता है आयोडीन, तो आयोडीन के कमी के कारण ही थायरोक्सिन की कमी हो जाती है, और थायरोक्सिन की कमी के कारण ग्वाइटर बीमारी हो जाती है। अगला है हम लोग को कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति कैसे फैलेगा। एड्स कैसे फैलेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है। तो एड्स फैलने का 2-3 तरीका है, या तो सुई के द्वारा फैल जाए, आपको सुई चढ़ाए और दूसरा को सुई चढ़ा दी, एड्स फैल जाएगा। अपना खून निकाले आपको दे दिए तो आपको एड्स फैल जाएगा। जब हमारे में रहेगा तब मेरे में एड्स वैसे नहीं है, आपको में फैल जाएगा नहीं तो हमारे में रहेगा तो, लेकिन हम ब्लड देवे नहीं करते हैं, किसको देंगे, जो जिसको ज़रूरत है। अब अगला है तो यानी कि और क्या करने से फैलेगा, खून चढ़ाने से, सीधे खून चढ़ाने से फैल जाए, और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से भी फैलता है, सेक्स करने से भी ज़्यादातर फैलता है एड्स। और एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग क्या होता है भाई, तो आप सुने एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग होता है आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है पूरे बॉडी में, वही हीमोग्लोबिन के अंदर लौह तत्व होता है जिसकी कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन क्षमता कम हो जाएगी, जिसके चलते हम लोग को क्या लग देता है, घुमारी मार देता है। तो घुमारी मार दिया, गस्ती मार देगा आपको, किसकी कमी के कारण, एनीमिया की कमी के कारण। और एनीमिया में सीधे किससे संबंध है, लोहा से संबंध है, लौह तत्व की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। और हम लोग आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गया भाई, योग दिवस एवं एड्स दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है योग दिवस एवं एड्स दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है आपको कि योग दिवस एवं एड्स दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा आप लोग। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।